नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे तमिलनाडु के राजनीति की और तमिलनाडु की राजनीति में अन्नामलाई के भविष्य की। चूंकि कई दिनों के बाद अन्नामलाई ने अपना मौन तोड़ा है। अन्नामलाई ने कहा है कि उनकी सीट की, किसी भी सीट की कोई डिमांड नहीं है। तो मित्रों, सवाल ये उठता है कि अन्नामलाई का मौन टूटना और ये कहना कि उनकी सीट की कोई डिमांड नहीं है, क्या ये अन्नामलाई की रिपोजिशनिंग का संकेत है या फिर भारतीय जनता पार्टी की कोई रणनीति है? आज हम जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, वर्तमान जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में अगर हम देखेंगे तो अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा है तमिलनाडु में जिसने भारतीय जनता पार्टी को 4% वोट बैंक की पार्टी से 12% की वोट बैंक वाली पार्टी बनाने में सफलता पाई। अन्नामलाई वो चेहरा है मित्रों जिसने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के कुशासन के खिलाफ विरोध का, विद्रोह का एक प्रतीक बनकर उभरे। अन्नामलाई तमिलनाडु की राजनीति में उस चेहरे का नाम है मित्रों जो विगत 5 वर्षों में उभर कर आया है, जो अपनी ईमानदारी, कर्मठता, न केवल एक पुलिस ऑफिसर के रूप में इतिहास बनाने वाला अन्नामलाई, बल्कि राजनीति में भी आने के बाद मेहनत की पराकाष्ठा करने वाला अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के एक हनुमान के रूप में तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को लगातार मजबूत करने वाला अन्नामलाई ने क्यों कहा कि उनकी कोई सीट की डिमांड नहीं है, इस विषय को आज हम जानने और समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, जहां तक इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 27 विधानसभा सीटें गठबंधन के तहत लड़ने को मिली है। इन 27 विधानसभा सीटों में जो संकेत निकल कर आ रहा था, उस संकेत के अनुसार चर्चा यह थी कि अन्नामलाई कोलाथुर विधानसभा सीट से सीधा मुकाबला करेंगे एमके स्टालिन का। लेकिन अब तक वर्तमान जो स्थिति है उसमें कोलाथुर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में कोयंबटूर उत्तर विधानसभा सीट आई है जहां से अन्नामलाई चुनाव लड़ना चाहते थे। अन्नामलाई के बारे में जैसा मैंने बताया कि कोयंबटूर उत्तर के अलावे कोलाथुर विधानसभा सीट पर भी 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ाने की चर्चा चल रही थी, लेकिन अब कोलाथुर पर लगता है कि अब चर्चा शायद बंद हो गई है। कोलाथुर बीजेपी के हिस्से में नहीं आई, कोयंबटूर उत्तर विधानसभा सीट आई है। अब कोयंबटूर उत्तर से अन्नामलाई को टिकट मिलता है या नहीं मिलता है, ये एक देखने की बात होगी। इसीलिए मैंने कहा कि जब अन्नामलाई ने कहा कि उन्हें उनकी सीट की कोई डिमांड नहीं है, तो एक बात इसका मतलब यह भी निकल कर आ रहा है मित्रों कि अन्नामलाई का क्या तमिलनाडु की स्थानीय राजनीति से मोहभंग हो गया है? चूंकि अन्नामलाई लगभग 1-1.5 महीने से मौन व्रत पर थे, कोई बयान नहीं आ रहा था। अन्नामलाई ने कहा था 1-1.5 महीना पहले अपनी जिम्मेवारी, जो उनको 6 विधानसभा सीट के प्रभारी बनाए गए थे, उस जिम्मेवारी से एक तरह से इस्तीफा दे दिया था। नयनार नागेंद्रन जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे मिलकर उन 6 विधानसभा सीटों की जिम्मेवारी से मुक्त करने का आग्रह किया था। इसलिए कहा था कि उनके पिता बीमार हैं और उनकी सेवा करने के लिए उनको छुट्टी चाहिए। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो भी काम उन्हें सौंपेगी उस काम को अन्नामलाई पूरा करेंगे। लेकिन एक बात चर्चा यह भी चल रही है कि अन्नामलाई वर्तमान में जो एनडीए का समीकरण है तमिलनाडु की राजनीति में, जिसमें पलानीसामी को ही एक तरह से उस पूरे गठबंधन का माने गार्डियन फिगर बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है, उससे भी अन्नामलाई नाखुश है। वैसे भी अन्नामलाई का 36 का आंकड़ा पलानीसामी से जग जाहिर है। पिछली बार भी जब एनडीए का गठबंधन पलानीसामी और अन्ना डीएमके से टूटा था तो उसमें भी भूमिका इसी मतभेद का था। दूसरी तरफ अन्नामलाई लगातार प्रयासरत थे कि टी विजय की पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन करना चाहिए, लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व को लग रहा था कि टी विजय के साथ गठबंधन करना वो उपयोगी नहीं होगा, बल्कि उपयोगी होगा। कितना भी अगर कमजोर हुई है अन्ना डीएमके, तो अब भी तमिलनाडु की जो द्रविड़ राजनीति वो 2 ध्रुवीय है। एक तरफ डीएमके का गठबंधन, दूसरा तरफ अन्ना डीएमके का गठबंधन। इन सब परिस्थितियों से आप सब अवगत हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि अन्नामलाई का भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा चुनाव में क्या उपयोग करेगी। मित्रों, चर्चा यह भी है कि मानसून सत्र से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है। यह भी एक चर्चा चल रही है कि अन्नामलाई को
केंद्र में लाकर, राज्यसभा के माध्यम से केंद्रीय राजनीति में लाकर केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है, जिससे कि अन्नामलाई को इस विधानसभा चुनाव के बाद 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए बड़ी जिम्मेवारी देने की चर्चा चल रही है। साथ ही यह भी चर्चा है कि अब तक अन्नामलाई का भारतीय जनता पार्टी जब नामांकन की तारीख नजदीक आता है तो फिर एक चौंकाने वाला जिसे हम कहते हैं सरप्राइज अनाउंसमेंट के रूप में अन्नामलाई का उपयोग कर सकती है। इस बात की भी चर्चा है कि कोलाथूर विधानसभा सीट भी जो अभी बीजेपी के खाते में नहीं है, वो अंतिम क्षण में बीजेपी के पाले में आ सकता है। उसके बदले कोई दूसरी विधानसभा सीट बीजेपी एआईएडीएमके को दे सकती है कोलाथूर के बदले, और अन्नामलाई को 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ाया जाए। तो ये सब बातें चल रही है। एक तरफ अन्नामलाई की रिपोजिशनिंग की बात है कि अन्नामलाई को या तो केंद्रीय राजनीति में ले जाकर केंद्र में मंत्री बनाया जाए, या फिर भारतीय जनता पार्टी में भी नितिन नवीन जब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो उनका भी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का पुनर्गठन होना है। तो अन्नामलाई को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनाकर केंद्रीय राजनीति में पार्टी की जिम्मेवारी सौंपी जाए अन्नामलाई को, इसकी भी चर्चा है। साथ ही चर्चा, जैसा मैंने बताया, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करके उनको बड़ा कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय, जिससे कि वो दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े चेहरा के रूप में केवल तमिलनाडु नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी वो प्रभावी हो सके। चूंकि जो भारतीय पुलिस सेवा का जो कार्यकाल रहा है अन्नामलाई का, उसका समय पूरा का पूरा समय उन्होंने बिताया है कर्नाटक में। तो कर्नाटक में भी अन्नामलाई उतने ही प्रभावी हो सकते हैं जितना प्रभावी हो तमिलनाडु में। कुछ हद तक कहना यह ज्यादा उचित होगा कि शायद कर्नाटक में ज्यादा प्रभावी हो, इसलिए भी हो कि चूंकि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक आधार तमिलनाडु की तुलना में ज्यादा मजबूत है। लेकिन जहां तक बात अन्नामलाई का है, जहां तक बात तमिलनाडु की राजनीति का है, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा प्रयास तमिलनाडु की राजनीति में करती हुई दिखी है। कई कार्यक्रम ऐसे नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिससे तमिलनाडु जो कि राष्ट्रवाद की राजनीति से लगभग कटा हुआ दिखा है। 1969 में जब से कांग्रेस पार्टी की सत्ता गई, 1967 में जब से अन्नादुरई मुख्यमंत्री बने, तब से कोई भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल तमिलनाडु की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं है। तब से भारतीय राष्ट्रवाद के खिलाफ तमिलनाडु में लगातार माहौल बना है, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो एनटीके हो, चाहे वो कुछ हद तक कह सकते हैं कि अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जो जयललिता के कार्यकाल के दौरान कहीं ना कहीं इन दोनों एमजी रामचंद्रन हो, पलानीसामी हो, ऐसे नेताओं के नेतृत्व में जो अन्ना डीएमके है, उसकी तुलना में जयललिता जब के नेतृत्व में अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम चल रही थी तमिलनाडु में, तो उन दिनों आप कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और जो केंद्रीय एक तरह से राष्ट्रीयता है, राष्ट्रीय मुद्दों पर अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की भूमिका काफी सॉफ्ट रहा करती थी। लेकिन जब एनटीके जैसी नई पार्टी, जो कि सीमोन जो फिल्म अभिनेता है, भारतीय राष्ट्रवाद के खिलाफ तमिल राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जब द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यह बात कहता है कि हिंदी तमिल के लिए खतरा है, हिंदुत्व तमिल की द्रविड़ राजनीति के लिए खतरा है, सनातन धर्म की तुलना जब बिच्छू, मलेरिया, डेंगू से द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के एमके स्टालिन हो, चाहे उदयनिधि स्टालिन जैसे नेता करते हैं, जब दयानिधि मारन जैसे नेता तमिलनाडु में भारतीय राष्ट्रवाद का विरोध करते हैं, तो वैसी परिस्थिति में अन्नामलाई का तमिलनाडु की राजनीति में ज्यादा प्रभावी होना शायद न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि भारतीय राष्ट्रवाद के लिए भी ज्यादा आवश्यक है। अब भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और खुद स्वयं अन्नामलाई क्या फैसला करते हैं, ये तो आने वाले दिन में पता चलेगा। लेकिन आज जो संकेत निकल कर आ रहे हैं, वो संकेत तो यही है कि अन्नामलाई कि क्या रिपोजिशनिंग होने वाली है या फिर कोई सरप्राइज छुपा हुआ है। नामांकन के अंतिम क्षणों में, नामांकन के अंतिम दौर में अन्नामलाई पर भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा धमाका करने जा रही है जिससे तमिलनाडु की राजनीति में एक 180 डिग्री का
बदलाव आपको दिख सकता है। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हमारी नज़र तो हर उस खबर पर होती है, छोटी छोटी खबर पर होती है, जिसका इस चुनाव से, जिसका देश की राजनीति से, जिसका भारत की राजनीति से, भारतीय राजनीति में लोकतंत्र से जिसका महत्व है, हर उस खबर पर हम आपके समक्ष आकर उसके तह में जाकर उसके सकारात्मक नकारात्मक पहलुओं का विश्लेषण लेकर आते हैं। आपको कैसा लगता है हमारा विश्लेषण, जरूर कमेंट करके बताइएगा। विश्लेषण पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके, देश के अंदर राष्ट्रवाद मजबूत हो सके। और अगर अब तक पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।